नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 6 की भूगोल की एनसीईआरटी 3 चैप्टर उसके हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका चौथा चैप्टर। जो चौथा चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है मानचित्र के बारे में। मानचित्र से आप परिचित होंगे, भूगोल की किताब आपने उठाई होगी तो सबसे पहले आपको मानचित्र ही ध्यान में आया होगा। ग्लोब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपका ग्लोब ये आपके सामने है। बस इसमें जो आपका ग्लोब होता है उसमें अक्ष आपको ऐसे दिखता है, लेकिन वास्तव में अक्ष पृथ्वी में होता नहीं है, लेकिन ग्लोब ऐसे घूमता है। 3 डायमेंशन चित्र दिखता है। पूरी पृथ्वी पर स्थित जो महाद्वीप हैं, जो स्थान हैं, वो आपको दिख जाते हैं। लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे होते हैं तो मोटे तौर पर तो ग्लोब पे उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म स्तर पर अपने राज्य के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने शहर के बारे में आपको जानकारी चाहिए या आपको उसको दिखाना है कि उसका एक मैप हो, तो आपको मानचित्र पे, मैप पे जाना पड़ेगा। अपने देश, राज्य, जिला, शहर, इसके बारे में जानने के लिए आपको ग्लोब पे संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको मानचित्र पे जाना पड़ेगा। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग को चपटे हुए, ये चपटा हुआ है ना, इसमें किसी भी तरीके का कोई उभार नहीं है। चपटे हुए पेपर पर जैसे आप दिखा देते हैं, चपटे हुए माध्यम पर आप पेपर पे दिखाइए, दीवार पर बना दीजिए, जमीन पर बना दीजिए, कहीं भी बनाइए, लेकिन माध्यम जो होगा वो चपटा हुआ होगा। तो मानचित्र जिस पर बनता है वो चपटा हुआ कोई माध्यम होता है, उसके ऊपर उसको बनाया जाता है। 3 डायमेंशन नहीं होता है। मानचित्र बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। मानचित्र पे आप कई बार देखते हैं घरों का मानचित्र बनाया जाता है, कई बार आप देखते हैं रोड्स का मैप बना दिया जाता है, कई बार आप देखते हैं पूरे शहर का बसाव बना दिया जाता है। और ऐसे जो बहुत सारे मानचित्र होते हैं, यानी कई मैप्स हो गए, बहुत सारे मैप्स आपने लगा दिए, कई मैप्स। तो अगर बहुत सारे मैप हो जाते हैं, मैनी मैप्स हो जाते हैं, तो उसको एक शब्द दे देते हैं एटलस। क्या नाम दे देते हैं? एटलस। एटलस क्या है? मानचित्रों का समूह है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो मानचित्र है वो ग्लोब से इस तरीके से भिन्न है। ग्लोब 3D होता है, मानचित्र 2D होता है। ग्लोब पर आप पूरी पृथ्वी का मोटे तौर पर अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सूक्ष्म अवलोकन करना होगा, शहरों को दिखाना होगा, देशों को दिखाना होगा, प्रदेशों को दिखाना होगा, तो आपको मानचित्र पर जाना पड़ेगा। अब मानचित्र जब आप देखेंगे तो मानचित्र आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये एशिया का हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर आप जाएंगे तो ईस्ट है। आप ये देखेंगे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप, पूरा ये भाग है। ठीक है, ये पूरा आपको एटलस पे दिख रहा है, लेकिन ये 2D है, 2D ही दिखेगा इसमें। जब ग्लोब में आप देखते हैं, जैसा कि डिजिटलाइज हमने देखा, तो वो पूरा 3D आपको दिखता है, लेकिन इसमें 2D है। दूसरी चीज एक और है, वास्तव में पृथ्वी गोल है, लेकिन मानचित्र जो है वो समतल पर बनाया जा रहा है। यानी इस हिस्से को यहां से उठाएं और इस हिस्से को यहां से, अगर इनको ऐसे जोड़ के मिला दें तो आपको जो आकृति प्राप्त होगी वो ऐसी प्राप्त होगी। और तब आपको इसको देखने के लिए घुमाना पड़ेगा। जैसे ये मूव कर रहा है तब आपको घुमाना पड़ेगा। पृथ्वी जैसे ऐसे मूव कर रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगा रही है। अब बात आती है कि ये जो मानचित्र है, इसको अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। तो मानचित्र के अगर प्रकार आपसे कोई पूछे तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार के मानचित्र हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मानचित्र है जिसको हम फिजिकल या भौतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल मैप। इसी को हम उच्चावच भी कहते हैं, उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक, भौतिक का मतलब फिजिकल, या उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ मानचित्र। मानचित्र का मतलब मैप।
तो एक प्रकार हो गया भौतिक मानचित्र। दूसरा इसका प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकल और मानचित्र का मतलब मैप। ये दो तरीके के मानचित्र होते हैं। जितनी भी ऐसी आकृतियां जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक चीजें हैं। तो ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं जो प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं, प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक आकृतियां, उनको फिजिकल मानचित्र के, फिजिकल मैप के अंतर्गत या भौतिक मानचित्र के अंतर्गत, रिलीफ मैप के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी मानव निर्मित। जैसे यहां पर आपकी जो सूची होगी, इस सूची में आप लिखिए पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप, ये सब इसमें आ जाएंगे। और जब आप यहां पहुंचेंगे मानव निर्मित में, तो मानव निर्मित में आपको मिलेंगे देश, राज्य, जिले, शहर, इन सब की स्थितियां दिखाई जाएंगी, सीमाएं दिखाई जाएंगी, दो राज्यों की सीमा, दो देशों की सीमा। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि हमको गांव, शहर, नगर, राज्य, देश, ये सब दिखाने, देश की स्थिति कहां दिखेगी? क्योंकि देश की एक सीमा होती है भाई, यहां इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, तो इसकी एक सीमा है और ये सीमा राजनीतिक तौर पर निर्धारित की गई है। तो ये हमको मिलेगा कहां पर? राजनीतिक मानचित्र में। जब हमको दर्शाना होगा तो राजनीतिक मानचित्र में इसको हम दर्शा देंगे। ये तो बेसिकली दो प्रकार हुए, लेकिन एक प्रकार और आप यहां पर जोड़ लीजिए और वो प्रकार है आपका थीमेटिक मानचित्र। ऐसे तो बहुत प्रकार आप बना सकते हैं, लेकिन ये मूल रूप से इतने मानचित्र होते हैं। थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, अंग्रेजी में भी इसको थीमेटिक ही कहते हैं, ठीक है, THEMATIC, थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप में आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दर्शाया क्या जाता है, ये डेडिकेटेड मानचित्र होते हैं। जैसे आपने रोड्स को दिखा दिया, आपने रेनफॉल को दिखा दिया, है ना, आपने किसी भी वन, किसी भी उद्योग, इनके वितरण को दिखा दिया। फॉरेस्ट कवर एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, इसको दिखा दिया। आपने इंडस्ट्री दिखा दिया, इंडस्ट्रियल एरिया। तो इन सबको दिखाने के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ऐसे मानचित्र जो होते हैं वो एक क्षेत्र विशेष की जानकारी देते हैं, एक क्षेत्र विशेष की जानकारी देते हैं। यानी कि एक विशेष मानचित्र ये है, विशेष क्षेत्र पर आधारित है, विशेष क्षेत्र मानचित्र ये होते हैं। तो इनको थीमेटिक मानचित्र के नाम से जाना जाता है। अब जब मानचित्र की बात आती है तो तुरंत कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। मानचित्र जो होगा वो एक पैमाने पे होता है। मानचित्र जो होता है उसमें दिशा सही से दिखानी होती है आपको, और मानचित्र जो होता है उसमें दूरियों का बड़ा महत्व होता है। बात करें अगर मानचित्र के घटक की, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो मैप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? घटक, मानचित्र के घटक। तो बेसिकली तीन घटक इसके, एक आप नोट करिए दूरी, दूसरा है दिशा, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है, और तीसरा घटक है सिंबल, प्रतीक।
मानचित्र आप देखेंगे तो इसमें प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। सिंबल्स, जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। मानचित्र पे आरेख आप खींचते हैं। मानचित्र को जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा आप नहीं बना सकते। कोई कागज, कोई पन्ना आपने लिया और उस पर छोटा सा मानचित्र आपने बनाया। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो जब आप छोटे कागज पे उस मानचित्र को बना रहे हैं, मान लीजिए आपको एक छोटा सा शहर ही दिखाना है, तो इतना बड़ा तो पेपर आप लेंगे नहीं कि जितना बड़ा शहर है उस पे, जहां पे जो मोहल्ले हैं वैसे दिखा दें। तो आपको जो दो स्थलों के बीच की दूरी है, इसको एक पैमाने पे लेके चलना पड़ेगा, एक स्केल पे लेके चलना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि जो स्थल पर दूरी है, वास्तविक दूरी जो है वो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुरूप हो, यानी कि जो स्थल पे दूरी है वैसा आप मानचित्र पे दिखा सकें। तो वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का जो अनुपात होता है वही पैमाना होता है। वास्तविक दूरी, और इसको आप डिवाइड करिए मानचित्र पर दूरी। मान लीजिए कि आपने किसी शहर का मैप बनाया और उस मैप पर 5 किलोमीटर की दूरी, आपकी किताब में यही उदाहरण दिया है, 5 किलोमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर में दिखाया। तो वास्तविक दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, और मानचित्र पर आपने कितना दिखाया? 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो पैमाना आपका हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। 1 cm इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कठिन करके समझते हैं। पैमाना ये तो आपने जब निकाला तब आपको मिला। अगर ऐसा होता कि 10 किलोमीटर की दूरी आपने 2 सेंटीमीटर से दिखाया होता, ये आपको बात पता चली कि मैप पर जो 2 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर की है। तो आप 10 को 2 से डिवाइड करते तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर आ जाता। तो यही पैमाना है। तो जब क्षेत्र बड़े होते हैं, जैसे महाद्वीप दिखाना है, देश दिखाना है, इतने बड़े कागज पे छोटा सा A4 साइज का पेपर, और उस पे आपको पूरा मानचित्र दिखा देना है, तो आपको पैमाना जो है क्या करना पड़ेगा? बड़ा क्षेत्रफल जब दिखाना है तो आपको छोटा पैमाना लेना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो आपको पैमाना छोटा लेना पड़ेगा। समझिए इस बात को। क्षेत्रफल बड़ा, देन पैमाना जो है ये छोटा लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल है, मान लीजिए कि 500 किलोमीटर की दूरी दिखानी है। आप पूरा प्रदेश दिखा रहे हैं या देश दिखा रहे हैं, तो 500 किलोमीटर की दूरी दिखाने के लिए आपने क्या किया? 5 सेंटीमीटर में इसको दिखा दिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो छोटा पैमाना इसको इसलिए कह रहे हैं। क्यों कहा गया छोटा पैमाना? छोटा पैमाना यहां पर देखिए, ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और इधर वाला बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी है। जो आप कहां दिखा रहे हैं? जो मैप आप बना रहे हैं, मैप पर जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटी है, इसीलिए इसको छोटा पैमाना कहते हैं। और इस पैमाने पे जो मानचित्र बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल मैप, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ठीक इसकी विपरीत स्थिति में आप जाइए। इसकी विपरीत स्थिति में कुछ ऐसा हो सकता है, दूसरे कलर से हम ले रहे हैं। अब हमको कोई छोटा क्षेत्र दिखाना है, मान लीजिए एक गांव का, एक मोहल्ले का। गांव मोहल्ला बहुत बड़ा नहीं होगा, 500 मीटर की दूरी मान लीजिए यहां पर होगी, और 500 मीटर की दूरी हम 5 सेंटीमीटर पर दिखा रहे हैं।
500 किलोमीटर यहां दिखा रहे थे और यहां पर 5 सेंटीमीटर ही दूरी लेके 500 मीटर दिखा रहे हैं। इसको देखेंगे आप तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, यहां पे सॉरी 100 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 मीटर। अब आप एक बार सोच के देखिए, यहां पर ये भले ही 1 सेंटीमीटर है इधर वैल्यू, लेकिन इधर साइड में आप देखेंगे तो ये 100 मीटर के लिए ही यूज की गई है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने छोटे एरिया को बड़ा दिखाया है। यहां पे वैल्यू कम थी लेकिन इधर की वैल्यू इसकी तुलना में बहुत ज्यादा थी, यानी बड़े एरिया को छोटा दिखाया था। तो छोटा दिखाया था तो स्मॉल स्केल मानचित्र कह रहे थे। अब हम छोटे एरिया को बड़ा दिखा रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप। यहां पे वैल्यू बहुत छोटी है और यहां पे देखिए उसकी तुलना में वैल्यू बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर दिखा रहे थे और यहां पे 1 सेंटीमीटर में हमने 100 मीटर दिखाया है, तो तुलनात्मक रूप से ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। तो लार्ज स्केल जो मैप होगा वो ये दिखाएगा कि वास्तव में ये एरिया था छोटा, 100 मीटर था, 1 सेंटीमीटर में हमने दिखाया, और स्मॉल स्केल इसलिए क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था लेकिन बहुत छोटे में दिखा दिया। भाई पूरे देश को आप दिखा रहे हैं, राज्य को दिखा रहे हैं। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज्यादा जानकारी रखेगा, यहां स्कोप ज्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जानकारी किसमें ज्यादा होगी तो इसमें जानकारी ज्यादा होगी, यहां पर जानकारी ज्यादा होगी। मान लीजिए कि ये एक गांव दिखाया इतने एरिया में और इतने ही एरिया में एक कंट्री दिखाया, तो कंट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन गांव के बारे में, विलेज के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो यहां पर एक विलेज के बारे में हम बहुत कुछ लिख देंगे और यहां एक कंट्री के बारे में लिखने चलेंगे तो बहुत कम चीजें। अब इसको मैप पे ले जाइए, मैप में दर्शाएंगे तो वही सारी चीजें। ऐसे यहां पे आपको मैप पे विलेज वाले में ज्यादा चीजें दर्शा पाएंगे और यहां वाले में, कंट्री वाले में कम चीजें दिखा पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक गांव का मानचित्र आपने लिया। इस मानचित्र को देखिए, ये मानचित्र, ठीक है, एक गांव का ये मानचित्र है। अब इस गांव के मानचित्र में, क्योंकि गांव बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे मानचित्र होते हैं, तो देखिए आपको सब डिटेल में दिखाने का स्कोप मिल गया। एक सामुदायिक केंद्र है, एक विद्यालय है, यहाँ पर दुकानें ये 2-4 बनी हुई हैं, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का बगल में घर है, सब रह रहे हैं यहाँ पे, मस्ती मार रहे हैं, मौज मार रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक पार्क भी है, फल उद्यान है, सब आपने दिखा दिया। अब जरा इसको स्टेट लेवल पे ले जाइए या कंट्री लेवल पे, तो कंट्री में तो बहुत सारे सामुदायिक केंद्र होंगे, बहुत सारे विकास का घर मिलेगा, बहुत सारी शीला का घर मिलेगा, करीम बहुत सारे होंगे, तो सबको तो नहीं दिखा सकते। बात समझ में आ गई? बस इतना ही समझना था। अब चलिए हम चलते हैं दिशा के बाद में अपना दूसरा एक था, सॉरी, दूरी के बाद में अब हमको चलना है दिशा पे। अब हमको देखना है दिशा के बारे में। तो दिशा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मत कहिएगा मेरे क्लास में नहीं पढ़ती तो हम नहीं जानते, है ना, ऐसा नहीं है। आपकी किताब में तो है, उसमें पढ़िए। सारी चीजें क्लास में ही नहीं पढ़ी जाती, कुछ चीजें किताब में भी पढ़ी जाती हैं। जब मानचित्र आप देखेंगे कोई भी, तो आपको एक यहां पर साइन देखता हूं मैं, इस मैप में है कि नहीं। नॉर्मली जब भी आप मैप उठाएंगे तो यहां पर एक साइन ऐसे लिखा मिलता है, इसमें नहीं दिया है, वो जानता है कि अब आप लोग सब जान गए हैं। एक साइन ऐसे बना रहता है और यहां पे लिखा रहता है नॉर्थ। ठीक, यहां पे लिखा रहता है नॉर्थ। अगर आपको ऊपर नॉर्थ लिखा मिल गया तो आप आसानी से जान सकते हैं यहां साउथ होगा, राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। और थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं, यहां पे नॉर्थ ईस्ट होगा, यहां पे साउथ वेस्ट होगा। और थोड़ा सा करते हैं, ये जंक्शन है,
और यहां पर आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और यहां पे हो जाएगा साउथ ईस्ट। हमेशा ध्यान रखना, दो दिशाओं के मध्य की दिशा दिखाने के लिए हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो वर्ड्स हैं इनको पहले लिखा जाएगा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट में आपको दिखाना है तो आप लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखेंगे। साउथ और वेस्ट में दिखाना है तो साउथ वेस्ट। हर जगह नॉर्थ और साउथ का शब्द पहले आएगा, इतना ध्यान रखना। जैसे उत्तर पूर्व दिखाना है तो पूर्व उत्तर नहीं लिखेंगे, उत्तर पूर्व ही लिखेंगे। ये दिशा इसलिए जरूरी होती है, अगर ये दिशा हमको ना पता हो तो हम कैसे समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमको जाना है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ और हमको पता ही नहीं है कि किस दिशा में पाकिस्तान है, तो हम किधर जाएंगे? मैप में कैसे दिखाएंगे? तो हमको पता है कि इसके नॉर्थ वेस्ट में है। हमको जाना है चाइना की तरफ, मान लीजिए हमको जिनजियांग जाना है, तो ये हमको पता है नॉर्थ में है। हमको श्रीलंका जाना है तो हमको पता है कि हम साउथ में जाएंगे। अगर आप यूपी एमपी के निवासी हैं, अब बिल्कुल साउथ के नहीं है कि पता चले आप यहाँ कहें कि नहीं हम तो ईस्ट में चले जाएंगे तो मिल जाएगा। कंट्री लेवल पे देखिए तो ये साउथ में है मोटे तौर पे। तो दिशाओं का बड़ा महत्व है, और उत्तर दिशा के बारे में अगर पता है तो सारा आपको पता चल गया। ठीक है, दिशाएं मुख्य तौर पर 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। ठीक है, अब ये जो 4 दिशाएं हैं इनके मध्य में और 4 दिशाएं हमने बना दी। तो अब आप देखेंगे कि ये दिशाएं जो हैं हमको एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थिति में कैसे हम पड़ोसी हैं, किधर हैं, किधर हमको जाना है, हर चीजें ये बता देती। समझ में आ रहा है? हर चीजें हमको ये बता देती हैं। तो मानचित्र में इसीलिए दर्शा दिया जाता है, एक दिशा दिखा दी गई तो आपको ये पता चल गया। इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, दिग्बिंदु बोलते हैं, प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। उत्तर पश्चिम पूरब, है ना, ये दिखा दिया गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखा दिया गया। आपको ये नॉर्थ और साउथ को आगे रखते हुए मैंने आपको बताया कि ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। तो इन्हीं को हम प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जानते हैं। प्रधान दिग्बिंदु, ये गांव वाले प्रधान नहीं है, उनको ये सब इतना समझ में नहीं आएगा। कुछ प्रधान पढ़े लिखे हैं, बाकी नहीं होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ये कार्डिनल पॉइंट्स हैं आपके मेन जो ये 8 दिशाएं हैं, 8 पॉइंट्स ये हैं। इन्हीं से हमको पता चलता है दिशा के बारे में। ठीक है, दिशा के बारे में। ठीक, दूसरी चीज एक और आप देखिएगा, यहां दिशा के साथ में एक यहां पे दिक्सूचक दिया हुआ है। ये आपके कार्डिनल पॉइंट्स हो गए। ये नॉर्थ आपको अगर पता चल गया तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, इसके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट। हमेशा नॉर्थ और साउथ रहेगा तो उसी का वर्ड पहले आएगा। ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। आपने कंपास के बारे में सुना होगा। कंपास क्या होता है? कंपास हमको दिशा का ज्ञान कराता है, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हमको जो मुख्य प्रधान दिशाएं हैं उनके बारे में पता चल जाता है। उसको हम कंपास, और हिंदी में दिक्सूचक कहते हैं। दिक्सूचक का मतलब दिशा सूचक, कंपास इसको बोलते हैं, है ना। कंपास आपको नॉर्थ बता देता है तो आप साउथ जान जाते हैं, और बाकी इसमें ऐसे बना दिया जाता है मोटे तौर पर। ये पॉइंट्स आप देख लेते हैं तो आपको दिशा का ज्ञान हो जाता है। आजकल आपके मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए तो सेंसर आपके मोबाइल में इनबिल्ट रहता है, कंपास काम करता है। लगभग सारे मोबाइल में होता है, कुछ में छोड़ के। तो इससे हमको मैप पे जब हम पोजीशनिंग करते हैं
तो दिशा का ज्ञान जरूरी है, नहीं तो हम कैसे दिखाएंगे कि कौन सा देश, कौन सा जिला, कौन सा राज्य कहां पर है। और तीसरा घटक है मैप का प्रतीक, सिंबल्स। कोई मानचित्र जब आप उठाएंगे तो आपको दिखेगा, उसमें आप ऐसे कुछ सिंबल्स पाएंगे। अगर रेलवे पटरी रियल में बिछाने लगे मैप पे तो कितनी पटरियां बिछाएंगे? इतनी चौड़ी ब्रॉड गेज है ना, मीटर गेज, नैरो गेज, सब आप कैसे दिखाएंगे? कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, वनों को दिखाने के लिए, वृक्षों को दिखाने के लिए, पुल पटरियों को दिखाने के लिए। जैसे रेलवे लाइन दिखाना है तो आपने इस तरीके से दिखा दिया, ये इसका साइन है। सड़कें दिखानी है तो पक्की और कच्ची सड़कें ऐसे आपने दिखा दी। अंतरराष्ट्रीय जिला की सीमाएं दिखानी है तो आपने ऐसे बॉर्डर बना दिया, डॉट डॉट डॉट, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा चौड़ी है, उससे पतली देखिए ये राज्य की सीमा है, और यहां पे बिंदु गायब हो गया तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट की सीमा हो गई, केवल डॉटेड लाइन है। और इसमें समानता स्थापित की जाती है कि जितने भी मैप बनाए जाए उसमें ऐसे ही प्रयोग किया जाए, जिससे कि कोई अंतर ना आए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई? नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल बना लिया गया। नदियां देखिए ऐसे बलखाती, लहराती, मचलती चल रही हैं, टेढ़ा दिखा दिया गया। तालाब, ये कुआं दिखाना है, गोल गोल बना दिया गया। तालाब कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नहरों को दिखाने के लिए, नहरें क्योंकि कहीं ना कहीं नदियों से निकाली जाती हैं, ऐसे साइन बना दिया गया, और पुल का साइन ऐसे हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ये साइन है, इनको सुमेलित कीजिए, तो इसको याद कर लीजिए। मंदिर को ऐसे, मस्जिद को ऐसे, गिरजाघर को ऐसे, सब दिखा दिया गया, है ना। पोस्ट ऑफिस का पीओ लिख दिया गया, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम ऑफिस को पीटीओ लिख दिया गया, पुलिस स्टेशन को पीएस लिख दिया गया। कोई कब्रिस्तान है तो ऐसे दिखाया गया, बस्ती है तो घर बने दिखा दिए गए, घास फूस पेड़ लगे हैं तो पेड़ों को ऐसे दिखाया गया, घासों को ऐसे ऐसे हरे कलर का ऐसे दिखा दिया गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये घास वाला एरिया है, ग्रास लैंड है, ऐसे ऐसे घास दिखा दिया गया, ठीक है। पेड़ों को दिखाना है तो थोड़ा सा बड़ा ऐसे ऐसे कर दिया गया, तो आप समझ गए कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, है ना, ऐसे दिखा दिया गया। तो प्रतीक चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। प्रतीक चिन्ह से मैप आपका एक तो बहुत आकर्षक बनता है, समझने में बहुत आसानी होती है। कई रंगों का जब इस्तेमाल कर दिया जाता है तो अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, अध्ययन करना उनका आसान होता है। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा कम है या नहीं पढ़ा लिखा है वो भी बहुत आसानी से समझ जाता है। जैसे कि बच्चे, शुरुआत में बच्चे बहुत नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैप देख के बिना पढ़े ही वो सारी चीजें जान जाएंगे। एक बार बता दीजिए कि ऐसा 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 जहां होगा वो रेल पटरी है, हरे कलर का ऐसे दिखेगा तो यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे घास है, तो वो ढूंढ ढूंढ के आपको सब बता देगा। अब आप लोग तो बड़े हो रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, कुछ तो बहुत बड़े बच्चे हैं इसमें पढ़ने वाले, तो आप लोग तो सब समझ रहे हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या बच्चे हैं उनको समझने में आसानी होती है। और ये जो सिंबल होता है, सिंबल वर्ल्ड वाइड होता है, विश्वव्यापी होता है। एक विश्वव्यापी भाषा के तौर पर आप सिंबल को समझ सकते हैं। कन्वेंशनल सिंबल, रूढ़ चिन्ह जिनको आप कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल, रूढ़ चिन्ह, एक शब्द होता है रूढ़। अब ये पूरे विश्व में इस्तेमाल किए जाते हैं। कन्वेंशनल सिंबल पूरे विश्व में इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरे विश्व का मैप आप उठाएंगे ऐसे ही, वाटर बॉडी ब्लू कलर से, पर्वतों को ब्राउन कलर से, पठारों को येलो कलर से, मैदानों को ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। तो पूरा मैप आप उठाएं, कोई भी एटलस उठाएंगे तो आपको ये सिंबल्स मिल जाएंगे। जैसे नदी दिखानी है तो एक पट्टी ऐसे बनाई गई और इसको ब्लू कलर से दिखाया गया। ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, तो पानी का कलर क्या है? ब्लू। समझ गए? रेल पटरी यहां से गुजर रही है, रेल, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन है, ये स्कूल है, यहां पे देखिए एक गिरजाघर बना हुआ है,
ये पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस है। ये सुंदरपुर गांव है, यहाँ ये पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया घर बने हैं, इसमें मुन्नी रहती है, यहाँ पे सूरज रहते हैं, यहाँ पे रामदीन रहते हैं, यहाँ पे मुबारक रहते हैं, सब दिखा दिया गया। दूसरा गांव यहाँ पे डुबरी है, शीला का घर यही है कि नहीं है? आपने एक बार देखा कि घरों को ऐसे दिखाया जाता है तो आप जान गए। इधर आप आएंगे, ये बसंतपुर है। बसंतपुर में देखिए क्या बना हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत अपने सिंबल्स पे गए और यहां पे आपने देखा कि ये मस्जिद बनी हुई है। तो बसंतपुर के बासिंदे, यहां से आपको पता चल गया कि ज्यादातर लोग यहां पर जो मानने वाले हैं, उनका जो धार्मिक, जो उनका मजहब है, वो आप जान गए कि क्या है, मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और देखिए यहां पे नॉर्थ ऐसे दिखाया गया, उत्तर दिखा दिया गया है। बात समझ में आ गई? ऐसे मैप को दिखाया जाता है कि आप बड़े आसानी से समझ सकें। मैप के साथ में आप देखते हैं जब मैप बनाया जा रहा है तो पैमाने पर आधारित होता है। मैप की विशेषताएं अगर आपको बताई जाए तो एक उसमें सबसे विशेष बात है कि जो मानचित्र है, मानचित्र पैमाने पर आधारित होता है। अभी मैंने आपको बताया स्केल पर आधारित, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, किलोमीटर इतना, मीटर, जो भी है, छोटा बड़ा, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। लेकिन अगर पैमाने पर आधारित ना हो, क्या किया जाए, इसको पैमाने पर आधारित ना बनाया जाए, विदाउट स्केल बना दिया जाए, स्केल को फॉलो मत किया जाए, तो इसको हम बोलते हैं रेखा चित्र। इसको क्या बोलते हैं? रेखा चित्र। मानचित्र इसको भी कह सकते हैं, रेखा चित्र, मानचित्र। पर रेखा चित्र मानचित्र जो होता है, आउटलाइन ऐसे बना दी जाती है, वो स्केल पर आधारित नहीं होता है, कच्चा आरेखण कर दिया जाता है। मान लीजिए एक आपका दोस्त है चुन्नू, और चुन्नू को जाना है आपके एक और दूसरे दोस्त समीर के यहां। आप समीर का घर जानते हैं, तो आपने बताया कि यहां से जाना, सामने वो देख रहे हो, वहां पे पान की दुकान है, और वहां से दाहिने टर्न ले लेना, और आगे जाना, वहां नहीं है समीर का घर, और आगे जाना, बाएं मुड़ना, और वहां पर फिर एक मंदिर दिखेगा, और वहां से फिर सामने देखोगे तो एक पतली सी गली गई है, वहां भी नहीं है, फिर दाहिने मुड़ लेना। तो वो कहेगा यार तुम इतनी देर से क्या बता रहे हो, इसको जरा एक ड्रॉ करके दो। तो पेपर पे क्या किया आपने, फट से ड्रॉ कर दिया, यहां से चलोगे, यहां पे मंदिर आएगा, यहां जाओगे, फिर एक पान की दुकान आएगी, जो भी था आपने बना दिया, फिर एक गली आएगी। तो एक सिंपल सा आपने कच्चा आरेखण तैयार करके दे दिया, और समीर जो था उसका घर चुन्नू ढूंढ लिया, आसानी से मिल गया उसको, रास्ते की जानकारी आपने दे दी। तो ये कच्चा, एक आप कह सकते हैं रफ वर्क आपने किया, स्केल पर आधारित नहीं है, आप मापने नहीं गए। हो सकता है आपको पता भी ना हो कितनी दूर है उसका घर, लेकिन आप चले जा सकते हैं और आप बता भी सकते हैं रास्ता। तो ये एक रेखा चित्र, मानचित्र बना दिया गया। ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जब मानचित्र खींचा जाता है, जैसे मैंने अभी गांव का ही आपको दिखाया, ये बहुत छोटा क्षेत्र है। ब्रह्मांड मैंने पढ़ाया था ना, ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व एक कण के बराबर है, धूल कण के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी ब्रह्मांड के लिहाज से एक धूल कण की तरह है अगर तुलना करें तो जब छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्र बनाया जाता है, और वो भी बिना स्केल के होता है, होता रेखा चित्र ही है, तो उसको हम छोटा क्षेत्र जब होगा, तो छोटा क्षेत्र का जब ये मानचित्र हम बनाएंगे तो खाका नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सारी जानकारियां लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे क्षेत्र का है और बड़ा सा मानचित्र हमको मिल गया है। जैसे कि यहां पे हमने दिखाया सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र हमने दर्शाया है। 2 किलोमीटर के एरिया में ये पूरा है। तो हमारे पास फुल स्कोप था, तो हमने इसमें विद्यालय, सुलभ शौचालय, जो भी होता है यहाँ पर, चिकित्सालय, सब हम दिखा देते। बस स्टॉप भी होता तो वो भी दिखा देते। लंबाई, चौड़ाई,
हमको व्यापक मिल गई है, हर एक चीज हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर देश स्तर का, राज्य स्तर का बनाते तो इस लंबाई चौड़ाई में कुछ ना होता। लेकिन ऐसे मानचित्र के द्वारा हम वहां का एरिया नहीं जान सकते, वहां के स्केल पर आधारित ना होने के कारण दो स्थानों के बीच की दूरियां नहीं निकाल सकते, बस केवल रेखा चित्र खींच सकते हैं, तो इसको खाका कह दिया जाता है। अब वर्तमान समय में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, अपग्रेड हो गई है, गूगल मैप में आप कुछ भी डालते हैं, आपको बाइक का, कार का, ट्रेन का सब रूट दिखा देता है। अगर कहीं जैम लगा हुआ है, रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है, तो वो तुरंत डाइवर्टेड रूट भी बता देता है। लेकिन बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके अक्षांश और देशांतर पर ही काम करता है, मैपिंग पर ही काम करता है। एक मैप डाला गया है बना के, तब गूगल उसको कर पाता है। तो आधार यही है। जोमेटो से आप कबाब पराठा मंगाते हैं, 20 मिनट में आता है, गप से खा जाते हैं। अब अगर मैप ना बनाया गया होता, भूगोल जैसा सब्जेक्ट ना होता, तो ये जोमेटो वाला जो डिलीवरी बॉय आपका घर ढूंढते ढूंढते पराठा सड़ जाता, मिलता ही नहीं उसको घर। ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक आप मंगाते, वो गर्म हो जाती, चाय बन जाती, और चाय मंगाते वो कोल्ड ड्रिंक बन जाती, तब तक घर मिलता ही नहीं। इतना कठिनाई होती, क्योंकि इतनी घनी बसी आप देखते हैं, सड़कें इतनी चारों तरफ आप देखते हैं खचाखच भरी हुई ट्रैफिक से, कोई फ्लैट खाली नहीं, एक एक जगह पे 10-10 मंजिला मकान कैसे ढूंढ पाता। तो ये मैपिंग के जरिए ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए एक्सरसाइज को करते हैं। और इसमें जो एक्सरसाइज आपकी है, इस एक्सरसाइज को करने के बाद मुझे लगता है कि आपके जो लोग क्लास के लिए इसको कर रहे हैं उनका काम तो हो ही जाएगा, बाकी जो लोग इसको कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हैं उनको ऐसे सवाल मिल जाएंगे जिससे बाहर इस चैप्टर से शायद ही पूछा जाता है। चलिए, पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान है। 3 घटक मैंने आपको बताए हैं, दूरी, दिशा, और तीसरा घटक कौन सा है? प्रतीक, सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो जो मुख्य दिशाएं होती हैं उनको आप लिखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये प्रधान दिग्बिंदु हैं, इन्हीं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को। अब इसमें और दिशाएं हम कर लेते हैं उनके सहारे, तो वो प्रधान में नहीं आते हैं। हाँ, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 8 प्रमुख दिशाएं होती हैं, कई टेक्स्ट बुक में लिखा मिलता है, लेकिन प्रमुख दिशाएं 4 ही होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? स्केल क्या होता है? मैंने क्या बताया था कि पैमाना जो होता है वो स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। स्थल पर वास्तविक दूरी, ये शब्द याद रखिएगा, वास्तविक दूरी बटे मानचित्र पर दूरी। मानचित्र पर दूरी जो आप दिखाते हैं, यही इसी को स्केल बोलते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? जब आप पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं तब तो ठीक है, ग्लोब में आप देख लेंगे, लेकिन पृथ्वी के किसी एक भाग का, किसी देश का, राज्य का, किसी शहर का, गांव का, उसके बारे में जब आप अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर होता है? मैंने आपको बताया था कि जो मानचित्र होता है वो स्केल पर आधारित होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर जो खींचा गया चित्र होता है उसको मानचित्र कहते हैं। और एक छोटे क्षेत्र का बिना पैमाने, बड़े पैमाने पर होता है ना, सॉरी, बड़े पैमाने पे होता है, बिना पैमाना नहीं, बड़े पैमाने पे होता है, तो उसको खाका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। मानचित्र जो होता है वो ज्यादा जानकारी हमको देता है, उससे बहुत ज्यादा जानकारी हमको मिलती है ना। और खाका में वही जानकारियां होती हैं जिनको हम कभी जानना चाहते हैं, तो उन्हीं जानकारी विशेष पर हमने ध्यान दिया और उसी को लिख दिया। ठीक है, मानचित्र जो होता है इसमें
कन्वेंशनल साइंस का, सिंबल्स का प्रयोग होता है, खाका में केवल लंबाई चौड़ाई। तो यहां ध्यान रखना, जब हम खाका बता रहे थे तो यहां पे एक चीज शायद ध्यान रखना, स्केल हमने कहा था बेटा, स्केल होता है लेकिन ये बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सुधार करिएगा। अगर ये दिमाग में बैठा है कि विदाउट स्केल, तो विदाउट स्केल नहीं, यहां पर ये सुधार कर लीजिएगा कि बड़े पैमाने पर, बड़ा पैमाना होता है यानी कि लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है खाके का। और रेखा चित्र जो होते हैं वो ऐसे खींच दिए जाते हैं बिना किसी पैमाने के। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र, लार्ज स्केल जो मैप होता है, लार्ज स्केल मैप, ये हमको विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार का पेड़ अगर आप लगाएंगे तो लगा पाएंगे? वास्तविक आकार की बिल्डिंग बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे तो बना पाएंगे? ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि पूरे बड़े क्षेत्र को हम एक पेपर पे दिखाते हैं। तो प्रतीक चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं? आसानी से बड़े क्षेत्र की चीजों को व्यवस्थित तरीके से अधिक जानकारी के साथ मैप पर दिखा पाते हैं, है ना। इसके द्वारा मानचित्र को आसानी से हम खींच सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, समझने में बहुत आसान होता है, अध्ययन करना इनका आसान होता है। अब आप लिख लेंगे, इससे ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित करना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होगा? डेडिकेटेड मानचित्र है, थेमेटिक मैप में आप इसको दिखा देंगे। थेमेटिक मानचित्र जो होगा, थेमेटिक मैप में आप इसको दिखा देंगे। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जो जलाशय होंगे, वाटर बॉडीज, उनको आप नीले से दिखाएंगे। दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है, दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है किसको दिखाने के लिए? दिक्सूचक मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। और पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। प्रतीक में कोई पैमाना नहीं, रेखा चित्र विदाउट स्केल, विदाउट पैमाना खींचा जाता है, और मानचित्र जो होता है वो स्केल पर बनाया जाता है। अब स्केल वो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन बनाया इसको स्केल पर जाया जाता है। तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे और हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।